तो मैं देवेंद्र जाट आपका स्वागत करता हूं क्लास 12th के फसल उत्पादन की। इसके पहले हमने इसमें जल निकास के बारे में बात कर ली थी। इसके पहले वाले लेक्चर में जो क्लास हमारी हुई थी इसमें हमने जल निकास के बारे में बहुत अच्छे से बात कर ली थी। अब जल निकास से आगे हम क्या उसके एडवांटेज, लाभ और हानियां हमने जल निकास के बारे में देख ली थी। अब इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट उसमें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। बेटा जल क्रांति के मैंने आपको कारण बता दिए थे। जल क्रांति, जल निकास के उद्देश्य और महत्व के बारे में हमारी बात हो गई थी बेटा बहुत अच्छे से। जल निकास की आवश्यकता हमने पढ़ी थी बेटा, बहुत अच्छे से तुम्हें समझाया था मैंने। जल निकास के लाभ भी तुम्हें बहुत अच्छे से मैंने बताए थे, ये भी हमारी यहां तक भी बात हो गई थी बेटा। अतिरिक्त जल से होने वाली हानियां तुम्हें पढ़ा दी थी मैंने बेटा। हाँ, ये कुछ चीजें हमारी यहाँ पर रह गई थी, जैसे कृषि क्रियाओं का पिछड़ना, भूमि का उपजाऊपन होना, जड़ों का उथला होना, फसलों के हानिकारक कीटाणु दिखता, ये हमारी चीज रह गई थी। ये हमारे पॉइंट रह गए थे 4, 5, 6 और 7। इस पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, जल निकास के बारे में हमारी बात चल रही थी बेटा। जल निकास के बारे में हमारी बात चल रही थी कि जल निकास क्यों जरूरी है और जल निकास किस लिए किया जाता है, इसके बारे में हमारी बात चल रही थी बेटा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं चौथे पॉइंट में, कृषि क्रियाओं का पिछड़ना। जल की अधिकता से किसी भी प्रकार की कृषि क्रियाएं समय पर नहीं हो पाती थी, जिससे फसल देर से तैयार होती थी। अगर उस निश्चित स्थान पर जहां पर हमें कृषि करना है, उस निश्चित स्थान पर जहां पर हमें कृषि करना है, अगर उस स्थान पर अतिरिक्त जल अगर भरा रहे, अतिरिक्त जल भरा रहे, तो जो भी कृषि क्रियाएं होती है बेटा, जो भी कृषि क्रियाएं होती है वो अपने निश्चित समय पर नहीं हो पाती थी, निश्चित समय पर नहीं हो पाती थी और कृषि क्रियाएं पिछड़ जाती थी। हम कहीं ना कहीं समय से पिछड़ जाते थे कि अगर हमें रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में करनी है, अगर हमें रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में करनी है और जल निकास हमारे खेत में उचित मात्रा में जल निकास नहीं होता है, जो जल होता है वो हमारी भूमि पर पड़ा रहता है, भरा रहता है, तो वो कृषि क्रियाएं अक्टूबर नवंबर में ना होकर नवंबर दिसंबर में होती थी बेटा। नवंबर दिसंबर में होती थी तो जो हमारी कटाई का समय है बेटा वो भी 1 महीने बढ़ जाता था, तो हमारी कृषि क्रियाएं जो बेटा पिछड़ जाती थी, कृषि क्रियाएं समय पर नहीं पूर्ण हो पाती थी। इसीलिए यहां बोला गया है कि बेटा समय पर कृषि क्रियाएं हो, इसके लिए भी जल निकास उचित है, उचित तरीके से हमें करना जरूरी है। इसके बाद भूमि का उपजाऊपन कम होना, भूमि का उपजाऊपन कम होना। अगर लगातार जल हमारा भरा रहे, अगर लगातार हमारा जल भरा रहे तो वहां की मिट्टी कैसी हो जाएगी बेटा, दलदली हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, दलदली हो जाएगी, दलदली हो जाएगी और दलदली हो जाएगी तो वहां की जो उपजाऊ क्षमता है वो बेटा कम हो जाएगी। मृदा में अत्यधिक नमी होने से उसमें मृदा के उपयोगी तत्व घुल जाते हैं तथा निच्छालन द्वारा भूमि से गहराई तक पहुंच जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति घट जाती है। अगर भूमि में, अगर ये हमारी भूमि है, इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं बेटा, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। ये पोषक तत्व लगातार पानी में घुलते रहेंगे, ये पोषक तत्व लगातार पानी में घुल घुल कर कहां पर आएंगे बेटा, मृदा के निचले संस्तरों में चले जाएंगे, मृदा के बहुत अत्यधिक निचले संस्तरों में चल जाएंगे निच्चालन के द्वारा। इसलिए वहां की जो उपजाऊपन है बेटा, वहां का जो उपजाऊपन है वो भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो उपजाऊपन है बेटा वो भी कम हो जाएगा। इसके बाद जड़ों का उथला होना, अगला पॉइंट है। भूमि में वायु की कमी से जड़ जमीन में अत्यधिक गहराई तक ना जाकर ऊपरी सतह में ही रह जाती है। अगर जल भरा है और जड़ को नीचे गहराई तक जाना है बेटा, ये जड़ है, ये हमारी भूमि है, यहाँ पर पानी भरा है, मान लो यहाँ पर पानी भरा, ये पानी भरा है हमारा। हमारी जड़ को कहाँ जाना है, हमारी जड़ को जाना है यहाँ नीचे, इतनी नीचे हमारी जड़ जाएगी। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर तो भैया जल भरा है और अगर जल भरा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन नाम मात्र पाई जाएगी, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पाई जाएगी। तो हमारी जो जड़ है बेटा वो सिर्फ यहां तक ही सीमित रह पाएगी, ये जड़ यहां तक ही रह पाएगी और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारी जड़ वृद्धि नहीं कर पाएगी, हमारी जड़ वृद्धि नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जल ही जल भरा है, ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए जड़ जो है यहाँ तक की वृद्धि करती है, इसलिए फसलों की जड़ें उथली हो जाती है और उत्पादन कम होता है बेटा, उत्पादन कम होता है। यहां तक क्लियर है सभी को। फसलों के हानिकारक कीटाणु, बीमारियां दिखता, अगर जल भरा रहेगा, अगर जल लगातार उस मिट्टी, उस सोइल या उस भूमि पर लगातार जल भरा रहेगा तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का
बीमारियों की आशंका बनी रहेगी, विभिन्न प्रकार की बीमारियों की आशंका बनी रहेगी बेटा, विभिन्न प्रकार की बीमारियां वहां पर पनपेगी, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार के कीट जो कि जल में अपना जीवन यापन करते हैं, उस प्रकार के जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो उस फसल पर अपना हानिकारक प्रभाव छोड़ेंगे, उस फसल पर अपना हानिकारक प्रभाव छोड़ेंगे। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? यहां तक अपनी बात हो गई है। इससे ये समझ में आया, इतने वाले लेक्चर में हमारे जो 2 दिन की क्लास हुई है बेटा, 2 या 3 दिन की क्लास में, उसमें इतना समझ में आ गया कि जल निकास हमारी कृषि प्रणाली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जल निकास हमारी कृषि प्रणाली के लिए बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अच्छा जल निकास होगा उतनी अच्छी कृषि क्रियाएं हम हमारे खेत में कर सकते हैं। अरे कोई भी चीज जितनी साफ सूफ होगी उतनी अच्छी हमें दिखाई देगी और उस चीज से हमारा लगाव बढ़ता जाएगा। अरे कोई चीज जो साफ सुथरी रहेगी, बहुत अच्छी लगेगी, उससे हमारा लगाव बढ़ जाएगा। और जो बिल्कुल गंदी रहेगी, कपड़े वपड़े भी बिल्कुल गंदे कपड़े, पानी भरा है आसपास घर में, तो वहां पर हम जाकर चाय भी नहीं पी सकते, वहां पर हम जाके पानी भी नहीं पिएंगे। इसी प्रकार यही बात खेत पर लागू होती है बेटा। जितना अच्छा साफ सुथरा हमारा खेत रहेगा, जितना अच्छा साफ सुथरा हमारा खेत रहेगा, उतना प्रसन्न हमारा मन रहेगा और उतनी ही मेहनत से हम वहां पर कृषि क्रियाएं या कृषि के जो कार्य है वो एक सकारात्मक सोच के साथ हम वहां पर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर गंदगी पड़ी रहेगी, पानी भरा रहेगा, तो हम वहां पर कैसा लगेगा? नकारात्मक सोच हमारे ऊपर हावी हो जाएगी और हम उतनी अच्छी प्रकार से कृषि क्रियाएं वहां पर नहीं कर पाएंगे बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा जल निकास की प्रणालियां। जल निकास की प्रणालियां किस किस प्रकार से हो सकती है, ये तो हमने अभी इतने देर पढ़ा था, जल निकास से क्या लाभ होंगे, जल निकास से क्या हानियां होगी। लेकिन ये सारी चीज पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाता है, जल निकास से हमने लाभ भी पढ़ लिया और हानियां भी पढ़ ली है, जल निकास के उद्देश्य भी हमने पढ़ लिए। तो अब फाइनली हमें समझ में आ गया कि भैया नहीं, अब खेत से जल निकालना हमें पड़ेगा। अब तो बहुत हो गई, सर ने बहुत पढ़ा दिया कि जल निकास से क्या क्या हानियां, क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। और सर ने तो हमें फसलों को अपना बच्चा मानने को लिए भी कहा गया है और कोई बच्चे को अपनी गंदगी में नहीं छोड़ेगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे? जल निकास करेंगे। तो जल निकास करने के लिए भी बेटा विभिन्न विभिन्न प्रकार की मेथड होती है, विधियां होती है, कच्ची नालियां होती है, पक्की नालियां होती है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की नालियां बनाई जाती है। उन नालियों को अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि जल निकास की कौन कौन सी विधियां होती है बेटा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम विधियों की। किसकी बात करेंगे बेटा? विधियों की बात करेंगे। अब बेटा अपन करेंगे जल निकास की विधियां। जल निकास की विधियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जल निकास की विभिन्न प्रणालियों में भूमि के अंदर नालियां खेत के धरातल को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। अरे खेत के धरातल को ध्यान में रखकर ही नालियां बनाई जाएगी कि पता लगे खेत हमारा ऐसा है, कि पता लगे खेत हमारा ऐसा है और नालियां हम ऐसे ही बना रहे हैं, ऐसे ही बना रहे हैं कि ऊपर जाएगा पानी। अरे क्या ऊपर कैसे जाएगा? जैसा खेत होगा वैसी नालियां। अगर जैसे ऐसा हमारा खेत है तो भैया हम नालियां ऐसी बनाएंगे। कैसी बनाएंगे? ऐसी बनाएंगे। अगर ऐसा खेत है और ऐसी नालियां बना दी तो वो पानी तो जाएगा, अरे जाएगा गधो। पानी के साथ क्या जाएगी? हमारी खेत की मिट्टी भी चली जाएगी और अगर खेत की मिट्टी चली गई तो तुम उत्पादन नहीं ले पाओगे। अरे तुम्हारा खेत ऐसा बना है और तुम उसके ऊपर नालियां भी ऐसी बना दोगे तो पानी तो जाएगा, साथ में जो मिट्टी है, जो मिट्टी, पोषक तत्व, ये सारे बहकर तुम्हारे खेत से बाहर चले जाएंगे। इसलिए भूमि की खेत के धरातल को ध्यान में रखकर नालियां बनाई जानी जरूरी है बेटा। अब देखते हैं अपन कौन कौन सी प्रकार की। पहली आती है प्राकृतिक प्रणाली। प्राकृतिक प्रणाली, इस प्रणाली में नालियां भूमि के प्राकृतिक ढाल के साथ साथ अपनी दिशा बदलती रहती है तथा अंत में मुख्य नाली द्वारा नदी तालाब में पानी को छोड़ती है। अब बेटा प्राकृतिक का मतलब ये होता है कि ये हमारा खेत है, ये हमारा खेत है और ये अपनी मुख्य नाली है, यहाँ हमें पानी निकालना है। यहाँ क्या निकालना है? पानी। तो ये अपने हिसाब से ही बन जाती है इस प्रकार की नालियां। कोई नाली ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है और आखिरी में आकर वो पानी मुख्य नालिका में छोड़ जाती है। ये हम बनाते नहीं है, ये प्रकृति द्वारा ही बनती है, खेत में अपने आप बन जाती है बेटा। खेत में अपने आप बन जाती है। कोई नालियां ऐसी जा रही, इसके घर जा रही, उसके घर जा रही और आखिरी में पानी यहाँ पर छोड़ देती है। ये हम नहीं बनाते बेटा, ये प्रकृति के द्वारा ही बनती है। तुम्हारे खेत में देखते होंगे तुम, बड़े बड़े नालियां बन जाती है, कोई इधर चली कोई उधर चली और जाते 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 आखिरी मुख्य नाली में पानी को ये अपने खेत से बाहर पानी को निकाल देती है। ये होती है बेटा प्राकृतिक प्रणाली जो अपने आप बनती है बेटा। फिर दूसरी आती है हेरिंग बोन प्रणाली। क्या आती है बेटा? हेरिंग बोन प्रणाली। क्या आती है बेटा? हेरिंग बोन प्रणाली।
इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के बीचों बीच बनाई जाती है, उस सहायक जल निकास नालियां इसमें आकर मिल जाती है। बेटा ये देखो, ये होती है हेरिंगबोन प्रणाली। ये तो मैंने प्राकृतिक बता दी कि ये मन से बन गई, ये मन से बन गई, ये मन से बन गई और मुख्य नाली में मिल गई जिधर किधर से आके। लेकिन हेरिंगबोन प्रणाली में क्या करते हैं बेटा, ये मुख्य नाली होती है जो खेत के बीचों बीच बनाते हैं अपन। ये हमारा खेत है, ये हमारा खेत है, ये हमारा खेत है। इस खेत में ये बीचों बीच में एक नाली बना देते हैं हम, बीचों बीच में एक नाली बना देते हैं और जो सहायक नालियां होती है बेटा वो इसमें आकर पानी छोड़ती है। सहायक नालियां इसमें आकर पानी छोड़ती है, इसे बोलते हैं बेटा हेरिंग बोन प्रणाली, हेरिंग बोन सिस्टम। हेरिंग बोन सिस्टम क्या बोलते हैं बेटा, हेरिंग बोन सिस्टम। इसके बाद दूसरी आती है गिरिडिरोन, गिरिडिरोन सिस्टम, गिरिडिरोन सिस्टम। इस प्रणाली में मुख्य नाली खेत के उस सिरे पर बनाई जाती है जिसका धरातल नीचा होता है एवं सहायक जल निकास नालियां इसमें आकर मिल जाती है। गिरिडिरोन प्रणाली जो होती है बेटा, इसमें जो मुख्य नाली होती है वो कहां बनाई जाती है, वो खेत के उस धरातल बनाई जाती है जो पर नीचे होता है। जैसे अगर हमारा खेत ऐसा है तो वो जो मुख्य नाली है वो बेटा यहाँ पर बनाएंगे। अगर हमारा खेत ऐसा है तो नाली कहां बनाएंगे बेटा, यहाँ पर मुख्य नाली यहाँ पर बनाएंगे। और खेत ऐसा है तो यहाँ पर बनाएंगे जहां पर धरातल क्या होता है, सिरे पर बने, जिसका धरातल नीचा होता है। अरे जिसका धरातल नीचे होगा वहां बनाई जाएगी। अगर धरातल ऐसा है तो यहाँ पर बना देंगे और धरातल ऐसा है तो यहाँ पर बना देंगे। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये हमारा खेत है, ये मान लो हमारा खेत है, इसका धरातल ऐसा है नीचे, ये नीचे जा रहा, तो मुख्य नाली कहां बनाएंगे बेटा, ये यहाँ पर मुख्य नाली बनाएंगे जैसे इसमें दिया गया। इसका धरातल खेत का इस साइड नीचा है इसलिए मुख्य नाली इसमें बना देते हैं और सहायक नालियां उसमें आकर मिल जाती है। इसे बोलते हैं बेटा ग्रिड ड्रोन प्रणाली। आया समझ में, ग्रिड ड्रोन प्रणाली। ये तीन प्रकार की जल निकास नालियां मैंने आपको बताई है। पहली है प्राकृतिक, दूसरी है हेरिंगबोन। हेरिंगबोन में एक मुख्य नालिका बीच में होती है और सहायक नालियां, सहायक जो नालियां होती है वो आकर उसमें पानी डालती है, फिर वो खेत से बाहर जाती है। और ग्रिड ड्रोन प्रणाली जो होती है बेटा, ग्रिड ड्रोन प्रणाली जो होती है इसमें मुख्य नाली जो होती है, मुख्य नलिका होती है वो कहां बनाई जाती है बेटा, खेत के उस धरातल पर बनाई जाती है जो कि नीचा होता है, निचले वाले धरातल पर बनाई जाती है। जिसका धरातल नीचा होता है वहां पर ग्रिड ड्रोन प्रणाली में मुख्य नालिका बनाई जाती है और सहायक नलियां आकर वहां पर पानी छोड़ने का काम करती है बेटा। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? अब आगे चलते हैं अपन बेटा। अब विधियां देख लेते हैं अपन, मेथड कौन कौन सी है। अब मेथड देख लेते हैं बेटा। जल निकास के विभिन्न विधियों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है बेटा। एक तो पृष्ठीय जल निकास, सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज का मतलब होता है खेत की ऊपरी सतह। अरे खेत की ऊपरी सतह उसे बोलते हैं सरफेस ड्रेनेज। सरफेस का मतलब सबसे ऊपर की पृष्ठ, सबसे ऊपर की पृष्ठ। दूसरी होती है बेटा भूमिगत अथवा अधोपृष्ठीय जल निकास। दूसरी होती है इस जमीन के भीतर से जल का निकास किया जाता है। अरे बेटा ये हमारा खेत है, ये खेत है, यहां पर हम फसल लगाते हैं, ये ऊपरी पृष्ठ हो गई। अब यहां से अगर जल का निकास करेंगे तो उसे बोलते हैं पृष्ठीय जल निकास, सरफेस ड्रेनेज। यहां से अगर जल का निकास होगा तो उसे बोलते हैं सरफेस ड्रेनेज। और कभी कभी जल का निकास हम अधोसतह से करते हैं, मतलब ऊपर की हमारी जमीन खराब ना हो, ऊपर की हमारी जमीन जो होती है वो खेती के लिए खराब ना करते हुए हम धरातल से जल का निकास कर देते हैं। जिससे क्या होता है बेटा, जिससे जो हमारी कृषि योग्य भूमि होती है उसका कोई भी हिस्सा खराब नहीं होता है और किसी भी कृषि कार्य में वो बाधा उत्पन्न नहीं करती है। आसानी से अंदर की तरह अंदर से जल का निकास होते हुए चला जाता है और जो ऊपर की पृष्ठ रहती है बेटा उसमें कृषि क्रियाएं आसानी से की जा सकती है। यहां तक समझ में आया? सरफेस मेथड, जो सरफेस मेथड होती है, पृष्ठीय जल निकास की जो विधि होती है बेटा, इसमें ऊपर कुछ कृषि योग्य हिस्सा, जो कृषि योग्य भूमि होती है उसका हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो ऊपर की जो कृषि योग्य भूमि होती है बेटा उसका हमें नुकसान झेलना पड़ सकता है। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? क्या हाँ सर, यहां तक हमें क्लियर है? अब बेटा जो पृष्ठीय जल निकास की नालियां होती है बेटा, जो पृष्ठीय जल निकास की जो नालियां होती है बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, कभी कभी टेम्परेरी ड्रेनेज मतलब अस्थायी नालियां बनाते हैं। अस्थायी नालियों का मतलब अगर बरसात के समय में हम खेत में देखने जाएंगे
तो सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए हमारा पानी खेत से बाहर चला जाए, इसलिए सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए हम वहां पर नालियां बनाते हैं। कितने महीने के लिए? 2 या 3 महीने के लिए ही हम वहां पर नालियों का निर्माण करते हैं या नालियां बनाते हैं। उसे हम बोलते हैं बेटा अस्थायी नालियां। उसे क्या बोलते हैं बेटा? अस्थायी नालियां। इसके बाद होती है बेटा कट आउट नालियां। कट आउट नालियां मतलब वही वाली बात है, जो इसमें मुख्य नालिकाएं बनाते हैं उसमें जो सहायक नालियां आकर मिलती है उसे ही बोलते हैं कट आउट नालियां। कभी कभी खेत में कुछ इस जगह पर बना देते हैं, फिर वहां से पानी बाहर निकल जाता है, कुछ इस जगह पर बना देते हैं, वहां से हम पानी बाहर निकालते हैं, उसे बोलते हैं कट आउट नालियां। इसके बाद परमानेंट ड्रेनेज। कभी कभी हम सीमेंट के द्वारा स्थायी नालियां बना देते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं बेटा? स्थायी नालियां बना देते हैं सीमेंट के द्वारा। उससे हमारा कुछ कृषि योग्य जो हिस्सा होता है उसका हमें नुकसान झेलना पड़ता है और हम हमेशा के लिए वहां पर स्थायी नालियां बना देते हैं। इसके बाद आती है बेटा समतल भूमि में मेड़ों को काटकर। जो समतल भूमि होती है, जो मेड़ होती है बीच में, बेटा कभी कभी उस मेड़ को भी काटकर हम किसका निर्माण करते हैं? ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण वहां पर करते हैं। इसके बाद जो अंडरग्राउंड जो सब सरफेस मेथड होती है उसमें कौन कौन सी पढ़ेंगे हम बेटा? उसमें टाइल ड्रोन्स पढ़ेंगे, स्टोन ड्रोन्स पढ़ेंगे, मोल्ड ड्रेन्स पढ़ेंगे, पाइप ड्रेन्स पढ़ेंगे और पोल ड्रेन्स पढ़ेंगे। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहली बात करते हैं हम पृष्ठीय जल निकास की। पहली बात किसकी करेंगे बेटा? पृष्ठीय जल निकास की। किसकी बात करेंगे हम? पृष्ठीय जल निकास की। सरफेस ड्रेनेज, यह जल निकास की बहुत सस्ती विधि है। अरे यह जल निकास की बहुत सस्ती विधि है, कोई काम नहीं, गए फावड़ा लेकर और लगे खींचने, मन से हाथ से बना दे फावड़ा दे फावड़ा दे फावड़ा, दिन भर में सरफेस नालियां बना दी, ये हो गया काम। तो सस्ती विधि, कोई खर्चा लगा सर? कोई खर्चा नहीं लगा। फावड़ा लगा और शाम के टाइम 4 रोटी ज्यादा लगी बस, और कोई खर्चा नहीं लगा। जहां दिन में 4 रोटी खाते थे उस दिन हमने 7 रोटी सूंध दी। क्यों सूंध दी? दिन भर हमने नालियां बनाई फावड़े के साथ लेकर। क्या बनाई? दिन भर हमने नालियां बनाई फावड़े लेकर। ठीक है, इसलिए सस्ती विधि। कोई कॉस्ट आई कि सर? कोई कॉस्ट नहीं आई। 3 रोटी बड़ी बस शाम को, 3 या 4 रोटी ज्यादा खाई, इसके अलावा कोई कॉस्टिंग नहीं आए। इसके बाद हमारे देश में प्राय इस विधि को अपनाया जाता है। अरे बेटा हमारे देश में जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, जो भूमि की क्षमता, वो बेटा बहुत कम है, इसलिए हम ज्यादा खेती को बेकार में जो भूमि होती है उसे हम बेकार में स्थायी नालियां नहीं बनाते, सिर्फ सरफेस मेथड ही कर देते। इतने पैसे हमारे पास नहीं है हमारे देश में कि हम जमीन के नीचे से कोई पाइपलाइन खोदे फिर वहां से जल का निकास करें ताकि हम ऊपर बहुत अच्छे से खेती कर सके। बेटा इतना धन हमारे पास, इतनी भूमि उपलब्धता ना होने के कारण, इतना किसान सक्षम ना होने के कारण अधोसतह की जगह किसका उपयोग करता है बेटा? सतही या सरफेस मेथड का उपयोग, या सरफेस जो होती है पृष्ठीय जल निकास है, इस पर इसका ध्यान केंद्रित ज्यादा रहता है बेटा। इसके बाद इस विधि में जल निकास हेतु खुली नालियां ही प्रयोग की जाती है। तुम्हें सबको पता है कि खेत जब ऊपर ऊपर बनाएंगे तो नालियां खुली होगी, तुम ऊपर से जाके उसे ढक दोगे कि सर नहीं ढकेंगे, वो तो खुली रहेगी। इसके बाद जल निकास की खुली नालियां सुविधाजनक रहती है और इनका निर्माण करना भी काफी सरल एवं सस्ता होता है। सरल सस्ता होता भी बता दिया मैंने। फावड़ा लेके गए, सुबह से गए, शाम को आए, नालियां बना दी, खत्म बात। इसके बाद नालियां नीचे की अपेक्षा ऊपर अधिक चौड़ी तथा खेत के धरातल से कम 30 सेंटीमीटर गहरी बनाई जाती है। कहने का मतलब बेटा जो अपन नालियां बनाते हैं वो नीचे से तो कम चौड़ी होती है, नीचे से कम चौड़ी होती है, लेकिन ऊपर से चौड़ी रखते हैं हम। ऊपर से हम इसको ज्यादा चौड़ी रखते हैं, नीचे से कम चौड़ी रखते हैं ताकि ज्यादा मात्रा में पानी बाहर निकल सके, और हम ये बनाते किस ओर? जिधर की ओर धरातल होता है, ताकि आसानी से पानी वहां से निकाल सके हम। इसके बाद नालियां इस प्रकार से बनाई जाती है जिससे प्रत्येक खेत का संबंध नाली से हो जाए, और नालियां उन स्थान पर ही बनाई जाती है जहां पर पूरे खेत का पानी आकर उस नाली में इकट्ठा होकर बाहर चला जाए। ऐसा नहीं है कि भैया पता लगे 100 में से 30% खेत का ही पानी आ रहा, बाकी 70% पानी तो उधर मस्त में झूल रहा है कि हम तो जा ही नहीं रहे, तो वो नालियां कोई काम की नहीं रहेगी अपनी। पूरा खेत का पानी एक जगह आना जरूरी है। पूरा खेत का पानी अगर उस नाली में आएगा तो ही हमारी नाली सक्सेसफुल रहेगी, अन्यथा सक्सेसफुल नहीं रहेगी। पता लगे आधा खेत का पानी तो उस नाली में आ रहा है और आधा खेत का पानी वहीं पड़ा मजे ले रहा है कि तू तो जानो तुम्हारी, मैं तो नहीं जा रहा। ठीक है बेटा, ठीक है, आया समझ में? इसीलिए नालियां वहां पर बनाई जाती है जहां पर खेत का संपूर्ण पानी वहां पर आना जरूरी है। इसके अलावा
ये नालियां मुख्य नाली से लंबवत जुड़ी होती है। अरे मुख्य नाली रहेगी उससे लंबवत ही जुड़ी रहेगी कि ऐसे घूम फिर के आएगी? तो फिर घूम फिर के आएगी तो क्या मतलब, वो तो प्राकृतिक ही बना रही है। अरे वो तो नेचुरल बना रही है। अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट उस मुख्य नाली में ही आए ऐसी नालियां बनाएंगे कि ऐसे लगे घूम फिर के, आहा मजे 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 मजे, घूमते फिरते फिर आएगी। तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो प्रकृति बनाएगी, वो तो प्राकृतिक विधि में चले जाएंगी। अपन तो सरफेस मेथड पढ़ रहे हैं ना, अपन तो अपने हिसाब से बनाएंगे ना कि ये मुख्य नाली डायरेक्ट यहाँ पर पानी आना चाहिए, जो सहायक नालियां बनाएंगे वो डायरेक्ट मुख्य नाली से जुड़ी हुई होना चाहिए। इसके बाद नालियों का ढाल अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा पानी तेजी से बहकर नाली की मेड़ों को काट देगा। अगर ज्यादा ढाल रख देंगे तो बेटा पानी की स्पीड तेज आएगी, पानी की स्पीड तेज आएगी तो मेड़ को भी काट देगा, जो आइट साइड में जो हमारी मेड़ रहती है उन मेड़ों को भी तोड़ देगा और आपस में भाई भाई में लड़ाई करवा देगा। तो हमें भाई भाई में लड़ाई भी नहीं करनी है और पानी को भी खेत से बाहर निकाला, इसलिए हम ढलान इतना रखें कि धीरे धीरे पानी वहां से रिसाव होके निकले। अगर अत्यधिक पानी तेजी से रिसाव होगा तो वहां की मेड़ों को भी तोड़ सकता है और भाई भाई में लड़ाई भी करवा सकता है। बेटा यहां तक क्लियर? इसके बाद जिससे भूमि कटाव को खतरा बना रहेगा। अगर हम डायरेक्ट ऐसी नालियां बना देंगे जो तीव्र गति से पानी जाएगी तो वहां पर क्या होगा, उस पानी के साथ मिट्टी के कण भी जाएंगे और पोषक तत्व भी जाएंगे। अगर मिट्टी के कण भी अगर उसके साथ जाए तो वहां पर सोइल इरोजन या मृदा कटाव का खतरा हमेशा बना रहेगा। अगर हम डायरेक्ट ऐसी ढलान के अनुसार बड़ी या ज्यादा ढलान पे अगर हम नालियां बना देंगे तो वहां भूमि कटाव का खतरा रहता है बेटा, सोइल इरोजन का खतरा रहता है। जिसे आपने हमारे अपने मध्य प्रदेश में चंबल एरिया में एक नदी का नाम है चंबल, चंबल एरिया भी उसे बोलते हैं, चंबल संभाग, वहां पर चंबल नदी है। वो क्या करती है, जब बारिश आती है ना, अत्यधिक तेज बारिश आती है तो वो अपने साथ आसपास के खेत को भी बहा कर ले जाती है। अपने साथ आसपास के जो खेत होते हैं बेटा उनकी मिट्टियों को भी बहा कर ले जाती है। इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो सोइल का इरेजन होता है वो भिंड और मुरैना में देखने को मिलता है। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भूमि का कटाव कहां पर होता है बेटा, भिंड और मुरैना में सबसे ज्यादा भूमि का कटाव होता है। यहां तक क्लियर बेटा? सोइल इरेजन तक मैंने समझाया तुम्हें, सोइल इरोजन तक तुम्हें समझाया मैंने, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करने नेक्स्ट की। इसके बाद हल्की भूमियों में भारी भूमियों की अपेक्षा छोटी, कम घेरी तथा दूर दूर नालियां बनानी चाहिए। जो हल्की भूमि होती है बेटा, हल्की भूमियों में भारी भूमियों की अपेक्षा छोटी, कम घेरी व दूर दूर नालियां बनानी चाहिए। हल्की भूमि का यहाँ मतलब है कि जहां पर सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, सोइल के जो कण होते हैं वो पास पास ना होकर दूर दूर होते हैं, पास पास ना होकर दूर दूर होते हैं। अगर वहां पर हम नालियां क्या करेंगे बेटा, छोटी कम घेरी से दूर दूर नालियां बनानी चाहिए हल्की भूमि में। अगर वहां पर बड़ी बड़ी नालियां बना दे देंगे, पास पास नालियां बना देंगे तो क्या होगा बेटा, क्योंकि उस भूमि में ऑलरेडी सोइल के जो कण होते हैं बेटा, मृदा के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं बेटा, इतनी गढ़ित संगठित सोइल नहीं होती, वहां पर हल्की भूमि होती है। अगर संगठित भूमि अगर नहीं होगी और नालियां बड़ी बड़ी बना देगी तो बेटा वो जो सोइल के जो कण होते हैं बेटा, मृदा के जो कण होते हैं वो एक साथ बहकर हमारे खेत से बाहर जा सकते हैं, एक साथ बाहर जा सकते हैं। उसके उलट अगर हमारे पास भारी भूमि है जहां पर सोइल के कण आपस में बहुत सघनता से जुड़े हुए रहते हैं, उनमें हम गहरी नाली भी बना सकते हैं, पास पास भी नाली बना सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर जब पानी बह के जाएगा तो सोइल के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो आपस में इतनी भयंकर तरीके से चिपके हुए रहते हैं कि वो आसानी से वहां पर पानी में घुलकर नहीं जा सकते हैं, बल्कि हल्की मृदा में वो आसानी से घुलकर हमारे खेत से बाहर जा सकते हैं। इसीलिए बेटा हल्की भूमियों में भारी भूमियों पे अपेक्षा छोटी, कम गहरी तथा दूर दूर नालियां बनानी चाहिए। जल निकास की नालियों का संबंध किसी नाल, नदी अथवा प्राकृतिक जल स्रोत से करा दिया जाता है। अब बेटा जो भी पानी हम निकालेंगे ऐसे कोई है नहीं रास्ते में निकाल देंगे, कोई कोई होते हैं बदमाश, अरे कोई कोई तो होते ही जन्म से बदमाश, जो कहाँ निकालते हैं, रोड पर निकाल देते हैं। एक तो पहले ही रोड कच्चा और ऊपर से खेत का पानी कहाँ निकाल दिया बेटा, रोड से, तो वो खुद भी परेशान और पूरे गांव वाले परेशान, खुद भी परेशान और पूरे गांव वाले परेशान। तो बेटा अपने को ऐसा काम नहीं करना है, अपने को ऐसा काम नहीं करना, अपन पढ़े लिखे लोग हैं, अपन क्या करेंगे, जो भी जो पानी वगैरह रहेगा वो किससे जोड़ेंगे, अपन किन स्रोत से जोड़ेंगे, नदी या नालों के द्वारा हम उस स्रोत से जोड़ देंगे ताकि वो पानी एक निश्चित स्थान पर जा सके। या तो फिर हम वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग का काम भी कर सकते हैं। यहां तक क्लियर बेटा सबको? अब बेटा पृष्ठीय जल निकास की विधियां,
पृष्ठीय जल निकास की विधियां कौन कौन सी है? इसमें स्थायी नालियां भी आती है बेटा और अस्थायी नालियां भी आती है। स्थायी नालियां भी बनाई जाती है और अस्थायी नालियां भी बनाई जाती है। पृष्ठीय नालियां, जो पृष्ठीय जल निकास की विधि है उसमें दो प्रकार की होती है बेटा, स्थायी नालियां भी बनाई जाती है और अस्थायी नालियां भी बनाई जाती है। पहले हम बात करेंगे बेटा अस्थायी नालियां। कैसी नालियां बेटा? अस्थायी नालियां, जो कि कुछ महीने या कुछ दिनों के लिए हम बनाते हैं। जो अस्थायी नालियां होती है बेटा, कुछ महीने या कुछ दिनों के लिए हम वो नालियां बनाते हैं। इस विधि में, अस्थायी नालियों में, इस विधि में खेतों के अंदर थोड़ी दूर पर 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाई जाती है। ये हमारा खेत है बेटा, थोड़ी थोड़ी दूर पर कितनी? 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी, ये 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाई जाती है। कितनी गहरी? 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाई जाती है तथा ये नालियां मुख्य नाली से मिला दी जाती है। 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाई जाती है और उसे फिर मुख्य नाली से जोड़ दिया जाता है। इन नालियों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा नष्ट भी किया जा सकता है। जो अस्थायी नालियां होती है बेटा, उसे अपने अनुसार हम बदल भी सकते हैं, कभी इस दिशा में तो कभी उस दिशा में। मन हो तब हम तोड़ देंगे, और जो फावड़ा लेके जाएंगे वो फावड़े से जो बनाई हुई नालियां होती है उसे हमारा मन होगा तब हम तोड़ देंगे। अधिकतर ये हम बरसात के समय में ही बनाते हैं, या फिर जब हम गेहूं वगैरह की जो फसल होती है, जब हम पलेवा करते हैं, जब पलेवा का जो समय होता है उस समय भी हम क्या करते हैं बेटा, अस्थायी नालियां बनाते हैं और उसे एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनः नष्ट कर देते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? इसके बाद बेटा इसके लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है? इसके निर्माण में श्रम एवं पूंजी कम लगती है। कितनी रोटी लगती है? 3 रोटी लगती है बस, श्रम एवं पूंजी कम लगती है। यहां तक समझ में आया बेटा? अब हम इससे आगे बात करेंगे लाभ के बारे में, तो वो कल करेंगे। अस्थायी नालियों के लाभ के बारे में हम कल बात करेंगे। जितना पढ़ाया उतना बेटा पढ़ के आना। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय विज्ञान। ठीक है, मिलते हैं कल। कल हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज।